प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद कालीन राजनीतिक स्थिति की। इससे पहले हम बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता, जनक, संस्थापक आर्य थे और इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था और इस संबंध में विद्वानों ने अपने कौन कौन से तर्क किन किन स्थानों के बारे में दिए हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और सांस्कृतिक परिवर्तनों की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वेद सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वेद कालीन सभ्यता की, और इसमें हम सबसे पहले लेके आए हैं ऋग्वेद कालीन राजनीतिक स्थिति को। तो देखिए, ऋग्वेद काल में आर्यों का राजनीतिक संगठन कैसा था। ऋग्वेद काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई थी वो थी गृह अथवा कुटुंब, और इस कुटुंब का बड़ा बूढ़ा या मुखिया गृहपति होता था। कुटुंब से थोड़ी बड़ी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का जो अधिकारी था, जो प्रमुख अधिकारी, वो ग्रामणी कहलाता था। यह कहना कठिन है कि ग्रामणी का पद वंशानुगत होता था अथवा वह राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। कई ग्रामों के समूह को विश कहा जाता था और इस विश का प्रमुख या मुखिया होता था विशपति। कई विश मिलकर जन कहलाते थे, और जन इकाई का अधिकारी जो प्रमुख अधिकारी था वो था गोप अथवा रक्षक। प्राय राजा ही जन का प्रधान अर्थात गोप होता था। जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार आसपास के राजाओं को अधीन करके सम्राट पदवी धारण करने वाला राष्ट्र का प्रधान होता था। उसकी अधीनता में जनों के विभिन्न राजा लोग शासन करते थे। अब देखिए, इस समय प्रमुख जन कौन कौन से थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों के कई जन थे, जिनमें भरत, अनुस, मत्स्य, द्रुह, यदु, पुरु और तुर्वस आदि विशेष प्रसिद्ध थे। ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मव्रत में भरत, आधुनिक जयपुर, भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में मत्स्य, पंजाब में अनुस तथा द्रुह, दक्षिण पूर्व में तुर्वस, पश्चिम में यदु तथा सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में पुरु निवास करते थे। आर्यों के ये जन सर्वोच्च सत्ता की स्थापना के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ऋग्वेद से हमें 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी मिलती है। भरतवंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। यही बात 10 राजाओं के युद्ध का कारण बन गई। विश्वामित्र के नेतृत्व में पुरुवंश के आर्यों ने राजा सुदास के विरुद्ध एक संघ बनाया और फिर दोनों पक्षों में रावी नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सुदास विजयी रहा। इस युद्ध में अनुस, द्रुह, यदु और तुर्वस वंशों ने पुरु वंश का साथ दिया, तो अलिन, पक्य, मलान, शिव और विषाणीन वंशों ने राजा सुदास का साथ दिया। आर्यों को अनार्यों से भी संघर्ष करना पड़ा। अनारी राजा भेद के नेतृत्व में अजस
शिग्रू और यक्षु जातियों ने अपना तट यमुना तट पर राजा सुदास से युद्ध लड़ा, जिसमें राजा सुदास विजयी रहा। आर्य जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति की प्रधानता थी। सामान्यतः वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा प्रचलित थी, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र अथवा भाई राज्य का शासक बनता था। परंतु राज्याभिषेक के पूर्व जनता की स्वीकृति लेनी होती थी। कहीं कहीं पर जनता नए राजा का निर्वाचन करती थी। कुछ जनपदों में सामूहिक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, कुछ जनपदों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति भी प्रचलित थी, परंतु अधिकांश राज्यों में राजतांत्रिक पद्धति ही लोकप्रिय थी। अब हम चर्चा करते हैं राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों की। आर्य कबीलों में राजा के पद की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह विवाद का प्रश्न है। प्रोफेसर मुखर्जी का मानना है कि एक विरोधी देश के आक्रमणकारी आर्यों के आसपास की परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप वैदिक राजतंत्र की उत्पत्ति हुई थी। डॉक्टर नारायण चंद्र बंदोपाध्याय भी इस मत को स्वीकार करते हुए युद्ध की आवश्यकता को राजतंत्र की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने युद्ध की आवश्यकता के साथ साथ ईश्वर द्वारा राजा की नियुक्ति की बात कही। डॉक्टर जायसवाल का मानना है कि वैदिक आर्यों में राजतंत्र की परंपरा द्रविड़ों से आई, जबकि डॉक्टर वी.एम. आपटे का मत है कि आर्यों की पैतृक प्रणाली का परिणाम थी। संभावना इस बात की अधिक है कि भारत में आर्यों को पग पग पर अनार्य जातियों से जिस प्रकार का जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए सैनिक संगठन की एकता तथा एक सफल सेनानायक की आवश्यकता अनुभव हुई होगी, और बाद में ये सफल सैनिक नेता राजा बन गया होगा। परंतु ऋग्वेद के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि राजा पर विष का अंकुश रहता था। जनता के अनुमोदन के बाद ही नवीन राजा का राज्याधिकार वैध समझा जाता था और जनता को राजा को पदच्युत करने का अधिकार था। ऋग्वेद काल में अधिकांश राज्य छोटे थे, परंतु राजाओं के अधिकार तथा सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वह अपने राज्य का प्रधान अधिकारी होता था और सामान्यतः उस राज्य की सभी शक्तियाँ उसमें केंद्रित होती थी। शासन की सुविधा की दृष्टि से वह राजकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त और पदच्युत करने का अधिकारी था। न्याय के क्षेत्र में भी वह सर्वोच्च न्यायाधीश था और अंतिम अपील की सुनवाई भी वही करता था। वैसे राजा के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश नहीं था, परंतु व्यवहारिकता में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद शासन संबंधी नीतियाँ तय करता था और जन समितियों के विचारों का सम्मान करता था। राजा के प्रमुख कर्तव्य थे अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना और अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों तथा अनार्यों से युद्ध करना, शांति काल में यज्ञों का अनुष्ठान करना, अपनी प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देना, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन करना, अपराधियों को दंड देना, विद्वानों तथा साधु सन्यासियों का आदर करना तथा उन्हें आर्थिक सहायता देना। यद्यपि उस युग में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, फिर भी प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती थी और राजा को नियमित रूप से उपहार के रूप में बलि देती थी। एक विद्वान के मतानुसार उस समय के राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पराक्रम में इंद्र के समान,
गुणों में वरुण के समान और दयालुता में मित्र के समान होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद कालीन प्रमुख अधिकारियों की। शासनिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित, सेनापति और ग्रामणी प्रमुख थे। पुरोहित का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वह राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी था। शांति काल में वह धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था और युद्ध काल में अपने राजा की जीत तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए देवी शक्तियों का आह्वान करता था। प्रोफेसर कीथ ने लिखा है कि वैदिक पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का पूर्वज था, जिन्होंने समय समय पर भारत में व्यवस्था संबंधी मामलों में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। वस्तुतः ऋग्वैदिक पुरोहित से ही कालांतर में राजमंत्री के पद का विकास हुआ। दूसरा प्रमुख अधिकारी था सेनानी अथवा सेनापति। राज्य की सेना का प्रधान होता था। युद्ध में सैन्य संचालन का उत्तरदायित्व उसी का होता था। वह अपनी देखरेख में सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक एवं असैनिक अधिकारी था। वस्तुतः वह गांव की जनता तथा राजा के बीच संपर्क बनाए रखने की एक कड़ी थी। इन तीन प्रमुख अधिकारियों के अलावा सूत, रथकार और करमार के नामों का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा अनुमान है कि ये लोग व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे होंगे। अन्य पदाधिकारियों में पुरप यानी दुर्गपति, स्पश यानी गुप्तचर, दूत आदि मुख्य थे। ये समस्त अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन लोगों की सेवाओं का भुगतान कैसे किया जाता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अनुमान है कि उन्हें समय समय पर सोना, चांदी, वस्त्राभूषण, अन्न आदि दिया जाता था। अब हम देखते हैं सभा और समिति के बारे में। ऋग्वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं होते थे। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जो राजा को शासनिक सलाह देने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए होती थी, परंतु इनके वास्तविक अर्थ पर बड़ा मतभेद है। प्रोफेसर कीथ और हिलब्रेड दोनों विद्वानों का मानना है कि समिति संपूर्ण जाति की संस्था थी और सभा उस संस्था का अधिवेशन स्थल था। यह मत असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थवर्ग वेद में स्पष्ट रूप से सभा और समिति को दो पृथक संस्थाएं बताया गया है। लुडविक का मत है कि समिति एक व्यापक संस्था थी, जिसमें सामान्य लोगों के साथ साथ ब्राह्मण तथा धनिक लोग भी सम्मिलित थे, और सभा बुजुर्ग लोगों अथवा कुलीनों की संस्था थी। जिमर के मतानुसार समिति संपूर्ण जाति की लोकसभा और सभा गांव की प्रतिनिधि संस्था थी। भारतीय विद्वानों में डॉक्टर बंदोपाध्याय ने समिति को संपूर्ण जन की सभा और सभा को कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्तियों की परिषद बताया है। इसके विपरीत डॉक्टर केपी जायसवाल ने समिति को गांव की प्रतिनिधि सभा और सभा को समिति के ही अंतर्गत कुछ चुने हुए लोगों की केंद्रीय परिषद बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति आर्यों के एक बड़े आकार की जनसभा रही होगी और सभा एक छोटे आकार की परिषद रही होगी। इन दोनों संस्थाओं में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता था। राजा के लिए इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना तो आवश्यक नहीं था, परंतु समय समय पर उसे उपस्थित होना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति काफ़ी सबल संस्थाएं थीं। उन्हें राजा को पदच्युत अथवा निर्वासित करने का अधिकार था। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाता था। इससे आगे हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। ऋग्वेद
काल में प्रचलित न्याय व्यवस्था के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। वह स्वयं अथवा अपने पुरोहित की सहायता से अभियोगों का निर्णय करता था। ऋग्वेद में बहुत से दंडनीय अपराधों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य हैं चोरी, डकैती, सेंध लगाना, जानवरों की चोरी आदि। दूसरा, भाई बहनों का विवाह और तीसरा, ऋण न चुकाना। अपराधों के लिए राज्य की ओर से क्या दंड दिया जाता था, इस संबंध में थोड़े बहुत उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि मृत्युदंड की सज़ा प्रचलित थी, परंतु बहुत कम अवसरों पर यह सज़ा दी जाती थी। विद्वानों के अनुसार मारे गए लोगों के संबंधियों को धन देकर समझौता किया जाता था, अर्थात प्राणघात के लिए द्रव्य की प्रथा थी। गोल्डनर ने के अनुसार सत्युक्त पर्थु परीक्षा भी प्रचलित थी। लुडविग भी इस मत से सहमत हैं। इनका मत है कि अपराधियों को अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा अथवा संतप्त पर्थु परीक्षा ली जाती थी। ऋण अदा न करने वाले लोगों को दास बनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। दंड के रूप में जुर्माना लेने की प्रथा भी थी। गांव में अपराधों के मामलों को निपटाने हेतु पंच मध्यस्थ बनकर फैसला करते थे। अपराधों का पता लगाने के लिए उग्र यानी पुलिस होती थी। अब देखिए ऋग्वेद कालीन युद्ध विधि। ऋग्वेद काल में जन का प्रत्येक पुरुष सैनिक होता था और आवश्यकता पड़ने पर उसे शस्त्र धारण करके युद्ध में भाग लेना होता था। साधारण सैनिक पैदल युद्ध करते थे और धनुष, बाण, तलवार, भाला, फरसा आदि से लड़ते थे। राजा तथा योद्धा घोड़ों अथवा रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। वे कवच, लोहे का टोप आदि पहनते थे। ऋग्वेद से दुर्गों का घेरा डालने तथा तोड़ने की भी जानकारी मिलती है। युद्ध प्राय नदियों के तटों पर लड़े जाते थे। युद्ध में धर्म को प्रधानता दी जाती थी, यानी कि छल, कपट एवं बेईमानी का प्रयोग नहीं किया जाता था। असहाय, घायल तथा शरण में आए हुए तथा निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाता था। सेना में विभिन्न इकाइयों के अस्तित्व के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, परंतु ऋग्वेद में शर्द, वात्र और गण आदि शब्दों के प्रयोग से विद्वानों का अनुमान है कि सेना में इकाइयों का अस्तित्व रहा होगा और उपयुक्त नाम इन्हीं इकाइयों के रहे होंगे। तो ये था ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जनजीवन या राजनीतिक स्थिति। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।